नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स एक बार फिर आप लोगों के सामने कई दिन के इंतजार के बाद मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, एक बात याद रखना, आज का जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो टॉपिक हिंदी व्याकरण के तकरीबन 25% हिस्से को कवर करता है। ये जो टॉपिक है ये आपका छठी क्लास से शुरू हो जाता है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसके बाद बीए फर्स्ट, सेकंड, फाइनल और हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा में आता है। आपने बहुत बार इस विषय को पढ़ा भी है। जस्ट इससे पहले मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने 5 या 6 वीडियो आपकी बनाई है और वो अकेली वर्ण पर बनाई है। वर्ण हिंदी या किसी भी भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनि का ये लिखित रूप होता है, ऐसा हमने पिछली बार पढ़ा था। आज हम उन वर्णों को जोड़ना सीखेंगे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं आज आपको संधि पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन इस संधि को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊं। उन एग्जांपल्स से ही आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आपको संधि कितनी आती है। भले ही आप बहुत अच्छे हिंदी के जानकार हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि जब भी हम परीक्षा में बैठते हैं कि हमारे संधि के सवाल गलत हो जाते हैं। क्या कारण है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं जस्ट आपको इस विषय पर लेकर जाने से पहले आपसे एक जनरल बातचीत करना चाहता हूं। मैं 5 या 7 एक बार एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर आप डिसाइड करेंगे, फिर आप बताएंगे कि मुझे आपको संधि पढ़ानी किस तरीके से। सपोज कीजिए अभी पिछले एक एग्जाम में किसी ने मेरे से पूछा कि सर एक शब्द आया हुआ था कुशासन। कुशासन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? कु प्लस शासन या फिर कुश प्लस आसन। आप देखिए एक बार, या फिर कुशा प्लस आसन या फिर कुश प्लस आसन। संधि के या जिस भी नियम के तहत आप इनको पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे ही और एग्जांपल एक बार आपके सामने लिख रहा हूं। अभी एक परीक्षा हुई थी आपके आरोही स्कूलों के लिए लेक्चरर की। मैं जस्ट थोड़े से बड़े बच्चों को और छोटों को साथ में लेकर के चलता हूं। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर मैं ये कहूं कि संधि के टॉपिक को मैं 3 मिनट में खत्म कर सकता हूं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। क्या? 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन, एक विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोनों स्वर जुड़ेंगे, व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होगा, विसर्ग संधि में विसर्ग के एक तरफ स्वर या व्यंजन होगा। उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, होगी सारी संधि। क्या है इसमें? लेकिन ये बात आप मानिए, आप लोगों के सामने जब भी सवाल आते हैं इस तरह की बातों को लेकर के आते हैं। और अभी मैं बात कर रहा था एक परीक्षा की, और उस परीक्षा का नाम जैसे मैंने बताया कि लेक्चरर की परीक्षा थी आरोही स्कूल में। उसमें एक शब्द आया हुआ था, ये सिर्फ दीर्घ संधि की बात है, इसी में उलझ करके खड़े हो जाते हैं। उसमें आया हुआ था शब्द एक कृपाचार्य। भाई इसकी संधि करनी है। उसमें ऑप्शन थे कृप प्लस आचार्य। ध्यान दीजिएगा, मैं टॉपिक पे जाने से पहले कुछ आपके सामने रख रहा हूं। कृप प्लस आचार्य, ध्यान दीजिए, इसमें ये हालत है, इसमें नहीं है। कृपा प्लस आचार्य या फिर कृपा प्लस आचार्य। जस्ट यही सवाल आप लोगों के सामने आता है। इसी प्रकार एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जब आप किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने से मैं ये नहीं कहता किताबें हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें कई बार गलत मार्गदर्शन भी मिलता है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि विश्वामित्र के अंदर जब संधि आई, विश्वामित्र, और बहुत बड़े पब्लिकेशन की किताब है, उसमें लिखा हुआ था विश्व प्लस अमित्र। क्या ये सही है या कुछ और बनता है जो उसने दिया हुआ है? अगर आप ये कहें कि हमें तो राजऋषि में संधि बताइए सर, राजऋषि में संधि, राजऋषि में संधि है तो ये राज जमा ऋषि बनेगी या
राजन प्लस ऋषि बनेगी। तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है। एक परीक्षा में आया कंठोष्ठ को आप लिखिए, उन्होंने लिखा कि कंठोष्ठ तो ऐसे होता है कंठोष्ठ, और जब हम इसकी संधि करेंगे, जिनको नियम याद है उनके लिए बता रहा हूं, कंठ प्लस ओष्ठ है। अगर ऐसा है तो वृद्धि संधि में ये औ क्यों नहीं हुई? ऐसा आप लोगों के सामने इस तरह के सवाल आते हैं हमारे सामने। क्यों हो जाता है कि आपने एक बच्चा अपंग है, तो अपंग व्यक्ति के लिए आजकल उनके लिए दिव्यांग शब्द प्रयोग होता है कि इसकी जो संधि है अप प्लस अंग है। अगर ऐसा है तो फिर ये अ और अ जुड़ करके अपांग क्यों नहीं हुआ? आपके सामने अगर ये तो बात कर रहे हैं हम, एक सवाल आया कि हमने निरोग एक शब्द है, ये सही रूप में लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा आती है, याद रखिए। इसमें एक ने कह दिया कि इसमें नी प्लस रोग शब्द है, दूसरे ने कहा कि नहीं निर प्लस रोग शब्द है। तो इसमें अगर संधि का प्रकार पूछा जाए कि उसमें विसर्ग संधि है या स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है, तो ये तो कह रहा है कि विसर्ग है, ये कह रहा है व्यंजन संधि है। कहां जाकर के हम खड़े होंगे, कौन सा सही है? आपसे एक सवाल पूछा जाता है, उज्ज्वल में दोनों जय आदि आती हैं, और इसका जब संधि विच्छेद कहा जाता है, ये उद प्लस ज्वल एक लिखता है, दूसरा कह रहा है कि नहीं उद प्लस ज्वल होता है, कौन सी सही है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठते होंगे, और उन सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको ढंग से हिंदी सीखनी पड़ेगी, ढंग से आपको संधि सीखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने अ जोड़ दिया आ बन गया, ये तो सभी को आती है, मुझे भी आती है, बच्चों को भी आती है, लेकिन मैं उन टीचर्स के लिए या उन साथियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। बच्चों के लिए तो मैं वीडियो बहुत आसान से 4 बातें लिख करके उनको मैं समझा भी दूंगा, अपनी क्लास में भी समझा दूंगा, लेकिन बार बार बहुत सारे ऐसे साथी, बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो इन्हीं सवालों के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपको कभी भी चाहिएगी तो मैं आपको YouTube पे इसका लिंक डाल करके आपके पास आपके भेज दूंगा, आप इन चीजों को सीख सकते हैं। डिपेंड करेगा, ये वीडियो बनाने से पहले जितने सवाल मैंने लिखे हैं, ये देखिए, ये गलत नहीं है, प के साथ आ जुड़ गया, ये आ इसमें जाकर के कृपाचार्य बन जाता है, यहाँ अ और आ जुड़ करके तब भी ठीक है, और आ और आ जुड़ करके तो आ बनता ही है, ये भी। तो ऐसी स्थिति में हम इतनी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। क्यों हो जाता है कि शुद्ध प्लस ओदन होता है या शुद्ध प्लस उदन होता है, प्र प्लस ऊढ़ परोढ़ होता है, फिर औ कैसे बन गया? अरे भाई, ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे एग्जांपल्स हैं कि स्वजमा ईरिणी जो होता है, स्वईरिणी जो वृद्धि संधि क्यों हो जाती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन सभी साथियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ और बातें भी सीखना चाहते हैं। अब इसी सारे विषय को, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि, लेकिन संधि ये हमने सिर्फ नियमों को तो आप भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं, हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको करना है, बड़े आराम से हम इसको करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात मैं आप सभी से ये बात कह देता हूं, ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स के ऊपर। मैं इसको YouTube पे डालूंगा नो डाउट, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण है। एक कारण, पिछले इन लॉकडाउन के दिनों में मैंने बहुत सारे वीडियो संधि पे देखे हैं, सैकड़ों की संख्या में वीडियोस पड़े हैं। अगर हम उनको देखें, उनका जो स्तर देखें, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किस तरीके से बनाए, लेकिन वो एक प्रकार का कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना का मतलब एक वायरस है ये, जो लोगों के दिमाग में सही जानकारी ना दे करके गलत देते हैं, फिर वो सारी जिंदगी उसी तरह की बातों को ढोते फिरते हैं, परीक्षाओं में जाकर के वो बैठते हैं, गलत होती हैं। मैं भी अगर इन चीजों को करवा रहा हूं तो अपने गुरुजनों से या अपने जो शुभचिंतक है या जहां से मैंने किताबों को पढ़ा है, मैं उन्हीं के आधार पे, एनसीईआरटी की किताबों के आधार पर आपके जवाब करवाऊंगा। लेकिन गलत जानकारी अगर कहीं मुझसे भी हो जाती, हो सकता है मेरे से भी हो जाए, तो कोई जो भी शुद्धि साथी इसको देखे वो मुझे उससे अवगत करवाए, ताकि मैं उसकी जड़ में जाऊं और आप मेरा ऐसा करके मेरी खुद की मदद करोगे ताकि मैं उसकी जानकारी भी ले सकूं। तो आइए हम आज का ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संधि। ये सारी बातें एक एक बात में स्पष्ट करूंगा, आसान बातें एक तरफ करवा दूंगा और जो मुश्किल सी बातें हैं जो आपके दिमाग में उलझा करके रखती हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं
तो आज के इस वीडियो को आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए, आपको कुछ न कुछ खास बात मेरे से सीखने को मिलेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप बेल आइकन इसलिए दबाते हैं कि मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए, बस बात खत्म। और अगर आप कमेंट डालोगे, देखो कमेंट की मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट डालोगे तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि मैं यहां पर गलत हूं, मेरी अशुद्धियों को आप भी सुधरवाओगे और आपको जहां पर मेरे पढ़ाने के तरीके में जहां पर भी आपको जो गलत बातें लगती हैं उनको बिल्कुल निसंकोच होकर के आप कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये बातें मैं सिखाऊंगा, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कोई कमेंट करने के लिए किसी भी वीडियो में ये बात नहीं कही है, लेकिन अगर आपका उत्साहवर्धन के लिए आपका कमेंट मुझे जरूर मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है संधि। संधि क्या होती है? संधि को समझाने से पहले मैं आ जाता हूं अपने विद्यालय में। अपने सरकारी स्कूल में 2017 में जब मैं ट्रांसफर होकर के गया, जोड़ रहा हूं इन चीजों को, इसको सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। हम 4 लोगों की ट्रांसफर हुई। एक बलजीत, उसका नाम था बलजीत। दूसरा जो बंदा था वो था मैं, नरेश। तीसरे नंबर पे जो गया वो था जगदीश। और चौथे नंबर पे जो आदमी गया उसका नाम था मनोज, जो पीटीआई था। देखिए मैं ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। हमें जिस ढंग से विद्यालय में ट्रांसफर करके सरकार ने भेजा, शायद बड़े सोच समझ कर मेरे विद्यालय में भेजा होगा। एक आदमी ऐसा भेज दिया कि जिसके नाम में संधि थी ही नहीं। एक आदमी दूसरा ऐसा भेजा जिसके नाम में स्वर संधि थी। तीसरा आदमी ऐसा भेजा जिसके नाम में व्यंजन संधि थी। और चौथा नाम ऐसा भेजा जिसके नाम में विसर्ग संधि थी। तो आप लोगों को मैं ये चीजें क्यों जोड़ रहा हूं कि एक बिना संधि का फिर इसमें संधि क्यों नहीं है? आपके दिमाग में बहुत बार ये बात आती होगी कि क्या जब हम बहुत सारे लोग, क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं भाई, एक बार सुन लो आप। 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो करके देखते हैं, जैसे हम लोग करके देखते हैं और बातों को निकाल लाते हैं। बहुत सारी किताबें भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारे सुधीजनों के विचार भी हम सुनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो देख के करते हैं, दूसरा कर रहा है मैं भी 2 लाइनें पढ़ लूं। और तीसरे होते हैं जो देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, लोग उनके पास से आगे निकल जाते हैं, वो देखते ही रहते हैं। तो कुछ ऐसे जो देखने वाले हैं ना, उन लोगों में से ऐसे होते हैं कि मान लिया यहां इसको बल जमा में जीत शब्द हम लिखते हैं, याद रखिए वो यही मान लेते हैं कि ये जो जमा का निशान है यही संधि है। जी नहीं, संधि क्या होती है ये बात जानने की जरूरत है। मैंने कहा कि इसमें संधि नहीं है। क्यों नहीं है संधि? भाई संधि का मापदंड क्या है? तरीके। 4 पॉइंट हैं जिनके ऊपर संधि खरी उतरती है। केवल एक नहीं है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ऐसा नहीं है। वर्णों का मेल तो इसमें भी हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि इसमें वर्णों का मेल हुआ है, पूर्व पद, 2 बातों को याद रखिए। ये जो भाग है ये, इसको हम कहते हैं पूर्व पद। इसको जो हम कहते हैं इसको कहते हैं हम उत्तर पद। और जब ये पूर्व पद यानी पहले वाला पद और उत्तर पद बाद वाला पद, इन दोनों का आपस में मिलता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। इसका पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए है और उत्तर पद का पहला वर्ण ज है। ये दोनों जुड़े और जुड़ने के बाद क्या बना? बलजीत बना। अरे भाई इनमें परिवर्तन कहां हुआ फिर? संधि केवल 2 वर्णों के योग को नहीं कहते। अगर आपके सामने ये परिभाषा लिखवाई जाती है या आप लिखते हैं कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जी नहीं, 2 वर्णों का मेल तो संयोग भी हो सकता है। ये जो बात है ये इस बलजीत जो शब्द में है ये संधि नहीं बल्कि ये संयोग है। अगर मैं ये कहूं कि बलजीत ने अटल बिहारी वाजपेयी के काव्य में युगबोध विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। एक शब्द हमने लिखा युगबोध। अब यहां युग जो शब्द है और बोध जो शब्द है ये 2 अलग अलग हैं, अ और ब, लेकिन परिवर्तन कहां हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इस स्थिति को हम संधि नहीं कहते, इसको हम संयोग कहते हैं। संधि सीखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए संयोग क्या होता है।
संयोग दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन उन दोनों वर्णों के, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन, उनके रूप में उनके मिलने से कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, तो तब वहां संयोग होता है। तो इसका मतलब ये जो था वो हम कहते हैं इसको संयोग। चलिए दूसरे नंबर पे आती है बारी स्वर संधि की, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की। मैं सिर्फ आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि संधि होती क्या है। संधि में यहां मैंने एक शब्द लिखा नरेश, ये बात हम बाद में चर्चा करेंगे भाई, किस जो इसमें स्वर संधि क्यों है, व्यंजन क्यों है। मैं पहले इसको एक बार दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं, नर प्लस ईश। याद रखिए यहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अ, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, इसका अंतिम वर्ण है ए और इसका पूर्व वर्ण उत्तर पद का पहला वर्ण है ई। जब ये दोनों जुड़े तो इनसे ए बनी। इसको इन दोनों के जुड़ने से जब ये ए बनी, इन दोनों के जुड़ने से तो ए बनी, तो इसका मतलब इसको कहते हैं संधि। अब इस शब्द में अगर आप देखें कि ये शब्द था जगत प्लस ईश और इससे बना जगदीश, आपने देखा कि यहां पर अंतिम वर्ण ये तय हलंत, इसका मतलब व्यंजन था, यहां पर स्वर आ गया और जब ये दोनों जुड़े तो इन त की द बन गई, ई की मात्रा इसके साथ जुड़ गई, तो ऐसे में त का द बनना, इसको हमने कहा परिवर्तन, इसको कहा विकार, इसको कहा बदलाव। और जब बदलाव हुआ तब जाकर के इसमें हुई जगदीश में संधि। और संधि कौन सी हुई ये बाद में बात करूंगा। जैसे तीसरा जो आदमी हमारे बीच में आया था उसका नाम था मनः प्लस ज, जब ये इकट्ठा हुआ तो ये बना मनोज। तो याद रखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग था और जब ये आपस में जुड़े तो इनसे ये ओ बन गया ओ, और जब ओ बना तो इसका मतलब विसर्ग में परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन हुआ तो उसको हम कहते हैं संधि। एक बात और बता दूं, इसका मतलब आपके दिमाग में ये हो गया कि दो वर्णों का मेल और उस मेल से जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को हमने संधि कहा। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कोई जरूरी थोड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि दो वर्णों के जो दो वर्ण जुड़े ना उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब भी संधि होती है। अब ये कैसे होती है, ये कैसे संभव है? दो वर्णों का मेल नहीं हुआ लेकिन फिर भी संधि हुई, कैसे? उसमें आगम होता है। आगम का मतलब आता है, कोई तीसरा हो रहा करके बीच में बैठ जाता है। कैसे? जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं कि परिजमाकार, परिजमाकार, इसका अंतिम वर्ण पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई था, उत्तर पद का पहला वर्ण क था, और जब ये दोनों जुड़े इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही परिकार यूं का यूं रह गया। लेकिन जब ये इकट्ठा हुआ तो इससे शब्द बना परिष्कार। तो ये जो शय का आगम हुआ ये भी संधि कहलाता है। इसका मतलब दो वर्णों का मेल भले ही ना हो लेकिन उनमें भले ही परिवर्तन ना हो, उनके बीच में कोई, जैसे आप कहते हैं कि ये शब्द है जी संस जमा में कृत, और जब ये मां को तो हम अनुस्वार के रूप में, बिंदी के रूप में लिख सकते हैं, भाई ये तो एक ही बात है। और इन दोनों के बीच में एक स का आगमन हो गया तो इसको भी हम संधि कहते हैं भाई। आ प्लस छादन शब्द है, तो जब इन दोनों के बीच में जब ये संधि होगी और ये बन जाएगा आच्छादन। भाई इस च का आगम जो है ये आच्छादन में, तो ये भी संधि कहलाता है। तो संधि की सबसे पहले तो हमें यही बात का पता होना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, हाँ संधि हो सकती है, लेकिन दो वर्णों के मेल से संयोग भी होता है, वो परिभाषा अधूरी रह जाती है। आप कहते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, अगर ऐसा कहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन एक बात और रह जाती है उसमें, दो वर्णों का मेल ऐसा नहीं होता। नरेश में यहां पर अ है और इसकी लास्ट वाली अ है, इसको संधि कहेंगे। सपोज करो मैंने एक शब्द लिखा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है, आगे का अ है, इन दोनों के जुड़ने के बाद इन दोनों का यह बन जाएगा, बात तो होगी। लेकिन
आप मुझे ये बताइए, क्या ये वाली अ और ये वाली अ जुड़ी? जी नहीं। एक बात और खास है संधि में, पास पास स्थित दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वो दोनों पास पास होनी चाहिए। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वो होता है जोड़। इधर से ये जोड़ है हमारा, यहां पर मेरे हाथ का ये जोड़ है, इधर का सबसे लास्ट वाला पार्ट ये, इधर का सबसे लास्ट वाला पार्ट ये दोनों जुड़े और ये बाजू पहले से बड़ी होगी, परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब इसको संधि कहते हैं। पूर्व पद का लास्ट और उत्तर पद का पहला, जब ये दोनों वर्ण आपस में जुड़ते हैं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। अब आप एक बात समझिए, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, ये बातें आपको समझनी है। पहला, संधि होती क्या है? अगर आप लिखते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अधूरी परिभाषा है। दो वर्णों से मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगर वो पास पास स्थित नहीं है ना, तब भी संधि नहीं होती। तो संधि किसको कहेंगे? सही परिभाषा अगर आप इसको देना चाहते हैं कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के पहले वर्ण से मिलता है, उन दोनों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन, जो बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। मेरी पहली बात समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। तो यहां पर इन बातों को समझने के लिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। बद जमा जीत, ये युग जमा बोध, इनमें संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के योग से परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए संधि नहीं है। नंबर 2, आप लोगों ने कहा नर जमा ईश में। अब आगे मैंने तो सिर्फ बताने के लिए आपको बताया कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की संधि होती है। भाई 3 प्रकार की जो संधि होती है उसको अब हम करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक बार फिर आपको याद दिलवा रहा हूं। अगर आपको इसका सारे का पार्ट चाहिए, वो सारी बातें अगर आपको चाहिए, तो एक बार मुझे प्रोत्साहित तो करना ही होगा आप लोगों